वंदना कार्यक्रम का चौथे दिन की संध्या कड़ी है। और जैसे कि शुरुआत में हम पूजा वंदना का छोटा सा अंश शेष रखते हैं ताकि हमारा चित्त और वातावरण शुद्ध में बन जाए। तो इसी कड़ी में मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सब अपने माइक बंद करके और हाथ जोड़ लेंगे, कुछ पलों के लिए शांत बैठेंगे। नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्ध त्रिशरण। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध पूजा। वणिगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोरुहे। पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नीलं, पूज्येन नीतेन लभामि मोक्षम्। पुच्छं नीलायतायुधं मे कायो तथा याति विनाशभावम्। घनसारप्रदीतेन दीपेन तं धंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोदम्। सुगन्धिकाय वदनं अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजयामि तथागतम्। बुद्धं धम्मं च संघं सुगतितं भवा धातुलो धातुगर्भे लङ्काय जम्बूद्वीपे तिलस्पुरवरे नागलोके चतुर्थे सब्बे बुद्धस्य बिम्बे सकलदिशि दशे केशलोमाधिधातुं वन्दे। सब्बेऽपि बुद्धं दशबलतनुजं बोधिचैत्यं नमामि। वन्दामि चैत्यं सब्बं सर्वखानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धिरूपं सकलं सदा। इसी बीच कुछ और साथी जुड़े होंगे ऑनलाइन में, सभी का फिर से एक बार वर्चुअली भाई बहनों का स्वागत करता हूँ। और सभा का फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, माइक अगर खुले होंगे तो कृपया मोबाइल वगैरह अपने साइलेंट करके रखें ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और अपना वीडियो बंद ना करें। प्रोग्राम की अगली कड़ी में बुद्धिज्म की गहन समझ रखने वाले माननीय प्रोफेसर सर मनीष सर जी, इनका आज की संध्या प्रोग्राम के लिए सबसे पहले पुष्पगुच्छ के साथ इनका स्वागत करता हूं। और आज की सभा में आज के जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या नाम है सब्जेक्ट का, मस्तिष्क तरंगों पर के विज्ञान पर आधारित काया एवं वेदना स्मृति का अभ्यास।
विनती करता हूँ सर मिश्रा जी। थैंक यू धर्मवीर जी, आपके संचालन के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और आप भी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। और बाकी सभी आज के इस चौथे दिवस में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम जिस विषय के गहराई में आगे जाना चाहते हैं वो वैसे बहुत सरल है, लेकिन कठिन इसलिए लगने लगता है क्योंकि उस विषय की तरफ हम बार बार नहीं देखते, बार बार उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो इसलिए वो विषय और उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत उसको कठिन करके बताया है, समझाया है, इसलिए हमें वो चीज़ें बहुत कठिन और असंभव जैसी लगती हैं। बुद्ध के समय बहुत ही सरल और संभव थी, हर व्यक्ति बुद्ध से मिलता था, तो उसमें से 99% लोग बुद्ध की शरण में जाके बुद्ध के ज्ञान को या अनंत या निर्वाण को प्राप्त करते थे। तो आज मनुष्य वही है, लेकिन परिस्थिति अलग है, क्योंकि मनुष्य का जो अस्तित्व है पंचस्कंद का, तब भी था आज भी है, दुख तब भी था आज भी है। लेकिन जो हमारी मानसिकता या हमारी जो विकास होने की जो एक सीमा कह सकते हैं, या जिस विकास से हम बंधे हुए हैं या उससे प्रभावित है, और उसके कारण हमारे पास में बहुत सारी जानकारी आने के कारण और उस जानकारी को सही तरीके से मैनेज नहीं करने के कारण जो बुद्ध की सरल और हमारे जीवन की जो सरल और सत्य और सुख और परम आनंद देने वाली बात जो है, उससे हम दूर और कठिन लगने लगती है। तो लेकिन हम इस 10 दिवसीय ऑनलाइन विपස්සना तनाव मुक्त तनाव प्रबंधन इस कोर्स के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि सही में जो तनाव है हमारे किस किस स्तर पर, किस किस जगह पे उसका परिणाम होता है, और उस परिणाम की जो एक प्रकार से भयंकरता है, कितना बड़ा परिणाम है, ये सामान्य परिणाम नहीं है। हाँ, अगर सामान्य होता तो शायद हम उसको इग्नोर कर सकते, और अभी तक हमने इग्नोर ही किया कि तनाव है, चलेगा, चलता है। लेकिन वही तनाव एक हमारी एक सबसे बड़ी सभी बीमारियों का कारण बन चुका है। तो इसलिए हमें तनाव को समझना, और तनाव को समझने के लिए जो बुद्ध ने हमें जो विधि दी है कि हमने अपने शरीर को शरीर के रूप में देखना, जैसा है वैसा, वेदना को वेदना के रूप में देखना, चित्त को चित्त के रूप में देखना, चित्त में निर्माण होने वाले धर्म को धर्म के रूप में देखना। तो ये कहना और समझाना उस समय बहुत ही सरल था। उस समय लोग तुरंत उसको ग्रहणशील होकर उस अनुभूति में प्रवेश करते थे। आज हम भी कर सकते हैं, इतना सरल है, लेकिन हमें उस सरलता से उसको देखना सीखना पड़ेगा। जैसे कि सांस बहुत ही सरल है, आती है जाती है, लेकिन उसको हम बार बार देखते नहीं हैं। देखने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं, और उसी के कारण हमें लगता है कि सांस देखना बड़ा कठिन है, क्योंकि एक पल में ही मन और किसी विचारों में भटक जाता है, और हम फिर से भ्रमित हो जाते हैं कि सांस को देखना कठिन है, क्योंकि सराव करते करते सांस को देखना बहुत ही सरल है। जिस प्रकार से हमने इतना परिश्रम करके, जब हम गरीब थे, पैसा नहीं था, तो किससे हमने प्राप्त किया? धन, शिक्षा, इतनी भौतिकता, या ऐसे तो प्राप्त नहीं हुई। हाँ, हमने परिश्रम किया, परित्याग किया, हमने निरंतर प्रयास किया शिक्षा का, पैसा कमाने का, घर बनाने का, तभी जाके हमने विरासत, ये भौतिक जीवन, भौतिक सुख प्राप्त किया है। तो वैसे ही हमारे भीतर जो आध्यात्मिक सुख है, आंतरिक सुख है, उसके लिए भी थोड़ा हमें निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि आज हमारा चौथा दिवस का प्रयास के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आपकी वजह से मुझे भी और गहरे चिंतन करने की प्रेरणा मिल रही है। मैं भी सोच रहा हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ कि सही में मस्तिष्क, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, ये हमारे शरीर का कितना महत्वपूर्ण अंग है। हाँ, अगर मन मुख्य है सभी प्रवृत्ति का, सभी कारणों का, तो उसी प्रकार से मस्तिष्क भी मुख्य है हमारे शरीर के हर एक गतिविधियों का।
हमारे शरीर की जितनी भी गतिविधियां हैं, अंदर की बाहर की, आपका सुनना, देखना, चलना, बोलना, हाँ, या किसी शिक्षा को सीखना, हाँ, तो ये ब्रेन और मस्तिष्क के साथ में ही ये प्रक्रिया घटित होती है, जो हमने शायद 8, 9, 10th में अगर हमने साइंस को थोड़ा पढ़ा होगा, या आप में से कोई साइंस के विद्यार्थी होंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा पता है। तो उस विद्यार्थी या उस विज्ञान की शिक्षा का उद्देश्य एक अलग था। आज जब हमें उसी शिक्षा को हमारे जीवन के भीतर देखने के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है? विद्या, शिक्षा वही है, लेकिन देखने का उद्देश्य यहाँ पे बदल गया है, और इसलिए हमें उसके कुछ हिस्से को, कुछ उसकी संरचना को, उसके भीतर जो फंक्शन है उसको देखना समझना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम अपने शरीर की वेदनाएं हैं, शरीर की रचना है, शरीर में निर्माण होने वाली हमारी जो कुछ भी अनुभूति है उसको बहुत गहनता से, स्पष्टता से और स्मृति के साथ उसको हम स्वीकार कर सके। तो चलिए, आज हम चौथे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं, और जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास करिए जितना हो सके। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा आप बाद में भी उसको देखकर, सुनकर, उसका और गहन चिंतन करके समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज हम 4 बातों को समझने वाले हैं या देखने वाले, जो आज के हमारे सेशन का 4 प्रकार का उद्देश्य है। एक तो हमें ब्रेन और मन के बारे में जानना है, उसके बारे में थोड़ा अभ्यास करना है। जितना हम ब्रेन को जानेंगे उतना ही शरीर को जानेंगे, और जितना शरीर को जानेंगे उतना ही हम वेदना और मन को जानेंगे, क्योंकि वेदना ही एक ऐसा एलिमेंट है या तत्व है कि जो मन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ऐसा कहते हैं कि वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये 4 घटक से मन बनता है। तो इस मन में पहला जो घटक है वो वेदना है, और इसलिए वेदना को समझने के लिए हमें अपने ब्रेन और शरीर को समझना ज़रूरी है, ताकि मन को समझते हुए हम मन के भीतर प्रवेश कर सकते हैं और मन को हम रूपांतरित कर सकते, सक्रिय कर सकते, कि जो अजागरूक है। दूसरा जो उद्देश्य है हमारा, कि प्रतिक्रिया हमें कम करनी है। हम हमेशा 99 और 100% हम सिर्फ प्रतिक्रिया ही देते रहते हैं। किसी ने बुरा कहा, बुरा लगता है, किसी ने अच्छा कहा, अच्छा लगता है। हम सुख में, दुख में, लाइक और डिसलाइक की इसी मानसिकता में जो हमने एक पैटर्न बनाया है बचपन से। बचपन से हमें ये सिखाया कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, और हमारे जो शरीर ने जिस प्रकार से उसको स्वीकार किया, उसी प्रकार से हमारी ब्रेन में जो प्रतिक्रिया देने की जो एक प्रकार से हैबिट कह सकते हैं, एक मैकेनिज्म जो है, वो इतना नेचुरली है कि हमें लगता है कि यही सत्य है। जैसे को किसी को आदत हो जाती है किसी चीज़ की बुरा करने की, तो वो उसको लगता है कि ये मेरी आदत है, अभी छूट नहीं सकती, क्योंकि वो उसके अनुसार उसका जीवन घटित होता है। कहीं ना कहीं हमारा भी जीवन जो है इसी प्रतिक्रिया से ही घटित हुआ है। जो हमारा पुरानी जो आदत है, उस आदत को रिड्यूस करना है, रिएक्टिव करना है। और कब करेंगे? जब हमें ये पता चलेगा कि ये प्रतिक्रिया ब्रेन के किस जगह से संचालित होती है, और उसको एमिगडाला कहा जाता है, जिसके बारे में हमने थोड़ा 1-2 सेशन में देखा है। आज फिर से थोड़ा उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर उस जगह पे अगर हम पॉजिटिव वर्क करते हैं, पॉजिटिव सजेशन देते हैं, जागरूक होते हैं, या एक प्रॉपर तरीके से मैसेज देते हैं, जैसे कि मैत्री भावना में हम मैसेज अपने आप को देते हैं कि मैं सुखी हूँ, सुखी रहूँ अच्छे मेरे कर्मों से, तो वो मैसेज एमिगडाला उसको रिस्पॉन्स देके वहाँ से एक जो हार्मोन्स रिलीज करने की जो उसकी मैकेनिज्म है वो बदल जाती है। स्ट्रेस की जगह पे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है। मतलब वही सेंटर वही से रिलीज होता है जो भी हार्मोन्स जो हमारे शरीर में गड़बड़ी करता है या हमें सुख या स्वास्थ्य देता है। दोनों प्रकार के हार्मोन्स हमारे ग्लैंड में से रिलीज होने के लिए यही कारणीभूत है, जिसको हम एमिगडाला कहते हैं। तो उसको हमें रिड्यूस करना है, मानसिक संतुलन बनाए रखना है, क्योंकि जीवन में या हमारे जितने भी कार्य हम करते हैं, बुद्ध ने उसी को मध्यम मार्ग कहा है। संतुलन का मतलब ही मध्यम, ये और वो, सुख भी है और दुख भी है। सुख में हमें सुखी भी होना है और दुख में दुखी भी होना है, लेकिन दोनों में फंसना नहीं है, दोनों में से बाहर आना है। अगर किसी चीज़ में हमें आनंद मिल रहा है तो उसका आनंद लीजिए, लेकिन उसमें बह मत जाइए। अगर कोई दुख आ रहा है, कोई समस्या आ रही है, तो उसके साथ में लड़िए, उसके साथ में
उससे बाहर आने का प्रयास करिए, लेकिन उससे भयभीत मत हो जाए कि अभी क्या होगा। हाँ, ये दुःख, हाय दुःख करके अगर रहने से, अगर हम दुःख से लड़ेंगे तो दुःख कभी भी कम नहीं होगा। हाँ, तो दुःख में भी हमें संतुलित रहना है और सुख में भी संतुलित रहना है। इस प्रकार से हमें मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए हमें आज का सेशन, और चौथा जो कारण जो है, उद्देश्य जो है कि हमें दुःख के मूल कारण को समझना है, अंडरस्टैंडिंग द रूट ऑफ द सफरिंग। हाँ, जिसके बारे में हम विपස්සना के और जागृति के माध्यम से हम उसके पीछे का कारण क्या है, जो हमें परिणाम मिल रहा है वेदना के रूप में या दुःख के रूप में, उसका मूल कारण क्या है। क्या हम उस कारण को ऐसा तो नहीं देख रहे कि ये बाहर से आ रहा है, बाहर के वजह से, उसके वजह से है, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, उस प्रकार से अगर हम कारण को ढूंढ रहे, इसका मतलब मूल कारण को नहीं ढूंढ रहे। तो मूल कारण ढूंढेंगे तो वो कारण हमारे भीतर ही हमें दिखने लगेगा। अगर हमारे ही भीतर है तो हमारे भीतर के कारण को कौन दूर करेगा, हमें तो करना पड़ेगा। हम किसी को कैसे ब्लेम दे सकते कि अगर मेरे कारण से, अगर मेरे भीतर अगर दुख निर्माण हो रहा है तो उस कारण को मुझे ही बाहर निकालना पड़ेगा या उसको रूपांतरित करना पड़ेगा पॉजिटिव सेंस में। तो ये सभी बातें इस सत्र के माध्यम से हमें जानने को मिलने वाली है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सही में मस्तिष्क के बारे में जितना जाने उतना कम है। हम बहुत ही छोटी जानकारी के साथ में या छोटी अभ्यास के माध्यम से आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, ये इतना अभ्यास पर्याप्त नहीं है, आपने ज़रूर, हम सभी ने मिलके मस्तिष्क के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा गहन अध्ययन करना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद मैं ब्रेन के ऊपर ही एक अलग से सेशन लूँगा, ब्रेन और नर्वस सिस्टम को लेके, ताकि हम उसको और गहराई में अभ्यास कर सकें। तो आप, आपके वीडियो मुझे बंद दिखाई दे रहे हैं, ऐसा ना हो इसका ध्यान रखें, अपने वीडियो को ज़रूर ऑन रखें। तो यहाँ पे बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको, आपके सामने ये चित्र रखा है जो आपने, भले हम आंखों से देख नहीं पाते हमारे ब्रेन को, लेकिन आपने चित्र के रूप में हॉस्पिटल में हो या आपकी कोई किताबों में या यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ब्रेन इस प्रकार से, आपके घर में अगर अखरोट अगर आप खा रहे हैं तो अखरोट का साइज जो है या उसका जो रचना है ऑलमोस्ट उसी प्रकार से होती है, जिसको ब्रेन या ब्रेन का जो आकार है, हाँ, उस प्रकार से होता है। लेकिन ब्रेन है क्या और क्या करता है, और बुद्धिज्म के दर्शन में उसको कैसे समझना है। हमें न्यूरोसाइंस को समझना है, लेकिन न्यूरोसाइंस को या ब्रेन साइंस के अप्रोच से समझते हुए बुद्धिज्म के अप्रोच से समझना है। मतलब हमें ब्रेन साइंस का, न्यूरो साइंस का विद्यार्थी नहीं बनना है, हमें अपने जीवन का विद्यार्थी बनना है। ठीक है, इसलिए हमें जो ज़रूरी है और जितना हमें समझ में आ रहा है उतना समझने का प्रयास करना है। हमें उसमें मास्टर नहीं होना है, मास्टर हमें हमारे जीवन में होना है, हमारे जीवन की समस्या में हमें मास्टर होना है, नहीं कि मस्तिष्क के अभ्यास करने में। और इसलिए आपको बहुत सरल लगेगा, हाँ, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंग के साथ जुड़ा हुआ है। बुद्ध ने जो कायानुपश्यना बताई, हम ऊपर ऊपर से कायानुपश्यना करते और लगता है कि कायानुपश्यना हो गई। भीतर के अंगों में 3 प्रकार से बुद्ध ने बताया है कि देखने के लिए। एक तो उसके नाम से हमने जानना चाहिए कि वो, उसका नाम क्या है। दूसरा, उसके जगह के अनुसार जानना चाहिए कि उसकी जगह कहाँ पे है, जिसको आप इस प्रकार का अंग कहते हैं। और तीसरे प्रकार से उसका फंक्शन क्या है। और मुझे लगता है कि फंक्शन के बारे में हम नहीं के बराबर जानते हैं, और इसलिए हमें ये पता ही नहीं चलता है कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बॉडी और हमारे बिहेवियर में क्या, कब, कितना हो रहा है, कुछ भी उसकी काउंटिंग नहीं है। और बाहर से हम काउंटिंग करते हैं कि हाँ, मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन भीतर से हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि ब्रेन कैसे काम करता है। तो ब्रेन क्या करता है? हाँ, ब्रेन हमारे विचार, भावना, स्मृति, निर्णय, शरीर की सभी क्रियाएं, जिसे हम सांस, हृदय की गति, उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ, जो हमारा स्पाइन कोड है, जो पूरे हमारे बॉडी के हर एक अंग के साथ, हाँ, पूरे अंदर और बाहर के जितने भी हमारे अंग हैं, जो भी मैसेजेस जाता है, जैसे कि अभी आपको स्पर्श हो रहा है हवा का,
तो वो मैसेज जा रहा है आपके नर्वस सिस्टम से आपके ब्रेन में, और ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये मुझे हवा या ये संवेदना मुझे पसंद है या नापसंद है, प्रतिक्रिया दे रहा है। ये कितना फास्ट होता है इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। आंखें बंद करते, आंखें की जो पापनियाँ जो है, हाँ, वो ब्लिंक होती है, उसमें उसके क्षण के अंदर कितने बार वो प्रक्रिया घटित हो जाती है, तब जाके हमें पता चलता है कि मुझे कुछ वेदना हो रही है। और बुद्ध ने मन को तो इससे भी गतिशील बताया है। जो शरीर की जो गति या शरीर के साथ जो हमें भौतिक वस्तु का जो अनुभव होता है, जिस क्षण में, जितने क्षण में, उससे 16 गुना 16 टाइम फास्ट माइंड चेंज होता है कॉन्टियसली। हाँ, आप सोचिए 16 गुना कॉन्शियसनेस माइंड, चित्त जो है, चित्त का क्षण का जो परिवर्तन जो है 16 गुना ज्यादा होता है अपने भौतिक घटनाओं से, काउंटिंग में या उसके आ, 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 अगर हम टाइम का हिसाब लगाए, हाँ, कितने गति से भौतिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन में क्या भेद है। तो अगर हम मानसिक इतने गतिशील मन को अगर समझना है और शरीर की गति हमें समझ में नहीं आएगी, सांस की गति समझ में नहीं आएगी, तो कहाँ से मन शांत होगा और कैसे हम अपने शरीर के साथ मन को देख पाएंगे। और उसका हम काफ़ी लंबे समय से प्रयास भी कर रहे हैं ध्यान के माध्यम से, लेकिन थोड़ा वो प्रयास हमें और गहराई में ले जाना है ताकि हम अपने जीवन का सही इलाज कर सके, हीलिंग कर सके। अगर शरीर हील नहीं होगा हमारी साधना से, हमारे ध्यान से, तो निश्चित ही है इसका मतलब हम भीतर से कुछ न कुछ सही तरीके से समझ नहीं पा रहे, जो हमें इस मस्तिष्क को जानते हुए समझ में आ सकता है। बौद्ध दृष्टि से ये चित्त प्रक्रिया का भौतिक आधार, जिसको मटेरियल सब्सट्रैक्ट कहते हैं, हाँ, इसी को ही चित्त प्रक्रिया कहते हैं, कि जिसको ब्रेन के अंदर जो भी घटनाएं एक प्रोसेस से होती है, केमिकल के साथ में घटित होती है, जिसको हम केमिकल कहते हैं, जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, या जिसके भीतर जो भी नेटवर्क है ब्रेन के अंदर, वो मटेरियलिस्टिक है और सब्सट्रैक्ट है। उसको यंत्र के माध्यम से देखा जा सकता है, उसका चित्र निकाला जा सकता है, उस पैटर्न को सूक्ष्म, जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं, उससे समझा जा सकता है। लेकिन मन उससे भी गहरा है और इसलिए हमें ध्यान की ज़रूरत है मन को अगर समझना है। लेकिन उसका पैटर्न उसी के साथ जुड़ा हुआ है, जो ब्रेन के पैटर्न के साथ सूक्ष्म जो भी विचार, भावना, स्मृतियाँ जो भी हमारे मस्तिष्क में संग्रहित होती है या नियंत्रित करती है, उसके साथ में मन को भी हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं अगर हम बौद्ध दृष्टि से उसको समझें। और इसमें खास समझने जैसा है कि ये कोई स्थायी आत्मा नहीं है, बल्कि निरंतर बदलती प्रक्रियाओं का नेटवर्क है, जिसको हम माइंड के तौर पे जब हम देखते हैं, या मस्तिष्क के भीतर भी जो कुछ भी एक नेटवर्क है वो निरंतर बदलता है, तभी आपको किसी चीज की अनुभूति होती है या वेदना होती है। अगर वो आत्मा होता, स्थिर होता, तो कई जगह पे जाके वो अटक जाता और आगे की जानकारी आपको नहीं मिलती। इसलिए तो कहते हैं ना कि आत्मा है, नित्य है, तो जिसको आंखें नहीं उसको भी दिखना चाहिए ना, तो आत्मा तो देखती है ना। जिसको कान नहीं है उसको भी कान नहीं, उसको भी वो आत्मा ने सुनना चाहिए ना, अगर वो आत्मा है जो देखती है, जो सुनती है, जो नित्य है। क्योंकि वो इसलिए नहीं होती है या नहीं है, क्योंकि देखना, सुनना या जो भी विचार करना, वो एक प्रक्रिया के भीतर होने वाली अनुभूति है। उसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक तत्व का एक साथ में होना, जिसको हम दूसरी भाषा में प्रतीत्य समुत्पन्न कहते हैं, या सहअस्तित्व कहते हैं। कोई भी अस्तित्व इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सहअस्तित्व से हर अस्तित्व का अस्तित्व है। फिर वो सूक्ष्म हो, एक सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स एक होती है, लेकिन सेल्स के भीतर बहुत सारे अंग होते हैं जिसके कारण वो सेल्स जीवित होता है, जिसको हम पेशी कहते हैं। तो सेल्स भी कहने में एक है, तो आप एक कह सकते हैं, लेकिन वो एक के भीतर भी एक आपको दिखाई नहीं देगा कि वो नित्य है। वो अपने आप को कोई एक ही अंग उसको चला रहा है, 3-4 अंगों से मिलके सेल अंदर काम करता है। तो कहाँ है स्थिरता? का है आत्मा? का है वो निरंतर बदलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हमें अनुभव होता है और उस अनुभव को
पकड़ के रहने से उसको हम आत्मा कहते हैं कि मेरा अनुभव है। जो हो रहा है उसको नहीं देखने से उसको हम गलत तरीके से देखते हैं। हाँ? जो हो रहा है, जो सत्य है, उसको वैसा नहीं देखने से हम असत्य को सत्य मानते हैं, वही अज्ञान है। मतलब अज्ञान आता कहाँ से है? क्योंकि हम भ्रमित अवस्था से उस घटना को देखते हैं, अजागृति से देखते हैं, इसलिए हमें वो सत्य जो है असत्य के रूप में हमें सत्य दिखने लगता है। वहाँ पे सत्य ही है। आपके लिए, मेरे लिए बुद्ध के सामने कोई व्यक्ति आना या हमारे सामने व्यक्ति आना तो वो वही है। सर, हाँ जी। हेलो, ये आपने पहला ही बताया ना कि ह्यूमन ब्रेन यहाँ से विचार, भावना, ईश्वर की निर्णय और शरीर की सभी प्रक्रियाएं ये होती है, चलती हैं, नियंत्रित होती हैं। दूसरा बात, जो संस्कार की बात कही है ना, संस्कार से ये चीजें गवर्न होती हैं, क्योंकि संस्कार पहले से वो एक स्टोर हाउस है, तो उससे जो है जब भी कोई चीज होती है तो वो उचित परिस्थिति में वो संस्कार निकलता है और उससे ये सब चीजें करनी होती है। तो ये कंट्राडिक्टरी बात है, थोड़ा इसको स्पष्ट करके चलिए। ठीक है। तो ठीक है, जिस प्रकार से हम ब्रेन का अभी सिर्फ हम व्याख्या देख रहे हैं, ब्रेन के जब हिस्से देखेंगे तो जो सुभाष जी बता रहे हैं, संस्कारित जो स्टोर होता है तो एमिगडाला ही है। एमिगडाला में सब स्टोर होता है, जिसको हम ब्रेन के साइंस में उसको हम छोटा ब्रेन कहते हैं, है ना। छोटे ब्रेन में ही सब कुछ स्टोर होता है और छोटा ब्रेन ही बाकी जो हमारी जो बाकी का जो ब्रेन का कनेक्शन है या दूसरे अंगों के साथ उसका जो नेटवर्क है वो उसी के साथ जुड़ा हुआ है। और इसको जैसा हम ब्रेन के और उसके हिस्से को अभ्यास करेंगे तो हमें मन के भीतर जिस प्रकार से हमें बताया जाता है कि अज्ञान और संस्कारों से हमारा जीवन इस जन्म में प्रवेश करता है, तो वो एक प्रकार से इस भौतिक या फिजिकल रूप में हम इस मस्तिष्क के भीतर उसके प्लेस को, उस जगह को महसूस कर सकते हैं कि हाँ यही है, कि जिसमें उस प्रकार के संस्कार संचित है जिस प्रकार से मन से हम उसको समझ सकते हैं या मन से उसको देख सकते हैं। अगर मन बदलेगा तो ब्रेन भी बदल जाएगा और इसलिए इस पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। हाँ, जिसका मन एकाग्र हुआ है, जिसका मन जागरूक हुआ है, जिसने विपස්සना के माध्यम से अपने ब्रेन को देखा है, महसूस किया है, तो उसकी पूरी ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, ब्रेन का जो प्रॉब्लम है, वो पूरी तरह से रिवर्स या शुद्ध होके एक उच्च अवस्था में वो प्रवेश कर चुका है। तो ये जो बातें जो है, जो हमें हर बात यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने कहा है कि हम बहुत ही हमारे काम की जो अभी के लिए ज़रूरत है उतनी ही बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर इसके बारे में थोड़ा और डीप, इसका अर्थ आप जो बता रहे हैं, शरीर का पार्ट है ना मस्तिष्क, तो एक हाँ यंत्रणा है। हाँ हाँ, और जब ये नहीं रहता है लेकिन संस्कार आगे बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड करता है। बिल्कुल, वो चेतना और चित्त के साथ में जुड़ा हुआ पार्ट है, वैसे वो मस्तिष्क के साथ में भी जुड़ा हुआ पार्ट है। लेकिन शरीर नष्ट होगा तो एमेडुला और ये सब माइंड जो मस्तिष्क बता रहे हैं ये सब नष्ट हो जाएगा। हाँ, ये नष्ट होगा, कंटिन्यू कर पाएगा। बिल्कुल अगर बिल्कुल, इससे संस्कार गवर्न होते हैं तो। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हम थोड़ा उसका वो भी देखेंगे, मस्तिष्क और मन में विचारों का प्रवाह बाधित हो रहा है। यदि अंत में हम लोग प्रश्नोत्तर काल रखें तो बेहतर रहेगा। ठीक है ठीक है, 1 घंटे का समय रखिए, थोड़ा ब्रेक हो रहा है, हाँ हाँ डिस्टर्ब हो रहा है, वो बीच में से ये करने से लिंक टूट रही है। हाँ सुभाष जी, थोड़ा धीरज रखिए, हो जाएगी। थोड़ा धीरज रखिए, हो जाएगा। ये जो आपके अभी जो सवाल आ रहे हैं वो आते आते वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, चिंता ना रखें। तो कहने का मतलब यह है कि मस्तिष्क का एक तो हमें अर्थ या उसका फंक्शन पता होना है। अभी हम संरचना की बात करते हैं कि ये संरचना किस प्रकार से हमारे पूरे बॉडी को नियंत्रित करती है। जो ब्रेन का जो फर्स्ट 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है,
सेरिब्रम जो 80% लगभग जो हमारे जो डेली वर्क है या डेली जो हमारी एक्टिविटी जो है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। जो सामान्य तौर पे जो हमारा फोर हेड ब्रेन कहते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, या आप भी जो सोच रहे हैं, ये सभी फंक्शन जो है नियंत्रित करने वाली जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी है या प्लेस है, उसको सेरिब्रम कहते हैं। ठीक है, और यही निर्णय और जिसको हम सामान्य कंट्रोल कहते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम बुरा करते करते रुक जाते हैं या अच्छा करने के लिए हम अपने आप को प्रेरित करते हैं, जिसको हम डिसीजन पावर कहते हैं। ठीक है, जसपाल जी आप अपने माइक को बंद करिए। तो ये सभी जो है सेरिब्रम से ही जो फर्स्ट हमारा फ्रंट ब्रेन है उससे ही वो नियंत्रित होता है। दूसरा जो मिडल पार्ट है, मतलब ब्रेन का बीच का हिस्सा कहते हैं, जसपाल जी आपके माइक को उसको सेरिबेलम कहते हैं, जो एक प्रकार से वो बैलेंस और कोऑर्डिनेट करता है हमारे शरीर के गतिविधियों के साथ में। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, साथ साथ में मुझे खांसी भी आ रही है, साथ साथ में अगर मैं पानी पी रहा हूँ, चल रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो ये जो संतुलन जो है जो हमारे शरीर के साथ हमेशा बना रहता है। हाँ, अगर हम चलते चलते नहीं गिरते हैं, हम अपने आप को संभाल के चलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सेरिबेलम जो हमारे ब्रेन का जो बीच वाला हिस्सा जो है वो सभी उसको नियंत्रित करता है या उसको एक प्रकार से बैलेंस लाता है। अगर हम अपने रोज की एक्टिविटी का अगर ऑब्जर्व करते हैं तो इसका इम्पोर्टेंट हमें ज़रूर समझ में आएगा। और तीसरा जो है जिसको ब्रेन स्टेम कहते हैं। ठीक है, और ये ब्रेन स्टेम के अंदर ही जो हम एमिगडाला या बाकी जो उसके जो सेंटर है, हाँ, वो पूरे हमारे सांस, हृदय की गति को या हमारी जो ब्लड प्रेशर है वो स्व संचालित करते हैं, वो ऑटोमेटिक उसको कंट्रोल करते हैं। ये ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि हम सोते हुए भी, चलते हुए भी सांस चलती है, आती है, जाती है, या हमारी धड़कन या ब्लड का बहना ये निरंतर चलते रहता है जन्म से लेके मृत्यु के आखिरी क्षण तक। तो ये इसमें अगर गड़बड़ी होती है, ब्रेन में अगर गड़बड़ी होगी, तो इस सभी हमारे सांस के गति में हो या रक्तचाप में हो, जितनी भी स्वयंचलित जो प्रक्रिया जो ब्रेन के कंट्रोल के साथ में हो रही है या होती है, हाँ, तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसमें जो भी हमारे इश्यूज या प्रॉब्लम जो हमें जहाँ से आते हैं वो यहीं से आते हैं। जो क्रोनिकल जो डिसीज जो है वो इसी में से आते हैं, एमिगडाला में से, क्योंकि वो एक भय का केंद्र है। अगर भय के केंद्र से अगर हम परिचित ना हो तो हम ज़्यादा भयभीत होने लगते हैं। जैसे कि आपने एग्जाम्पल के तौर पे सुना होगा या देखा भी होगा, कभी कभी हमें कहा जाता है कि वो अंधेरा है, वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे गुफा है, वहाँ पे भूत है। हाँ, या जंगलों में जाते समय ऐसा कोई पेड़ दिखता है तो बताया जाता है कि वहाँ पे भूत रहता है। तो ये डरावनी वाली जो बातें हैं, जो डरता है, या स्मशान भूमि में मत जाओ, या जो भी डराने वाला जो केंद्र जो है, उसमें दो प्रकार से दृष्टि को यूज करना है। जो उसको डरते हैं वहाँ पे जाते नहीं है, और बार बार उसका नाम सुनते ही एक मन में प्रतिक्रिया निर्माण होती है। आपने देखा भी नहीं होगा, सिर्फ सुन भी लिया होगा कि उस पेड़ की अगर कोई बात कर रहा है जिसके बारे में आपने पहले से सुना होगा, जैसे कि अभी सुभाष जी ने जो बात की, वो संस्कार जो है, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया का जो इम्पैक्ट जो है वो एमिगडाला में स्टोर रहता है, वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। भले वो डर सामने नहीं आया होगा, फिर भी सुनने से भी वो डर आ जाता है, और वहाँ से फिर हमारा जो बोलते हैं ना कि एक बार घटना घटित हो जाती, जैसे कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, ओके एक्सीडेंट हो गया, वो पहला इम्पैक्ट है, लेकिन उस इम्पैक्ट की जो प्रतिक्रिया जो है वो एमिगडाला में स्टोर हो जाती है, जिसको हम अपने बुद्धिज़्म की भाषा में स्टोर माइंड कहते हैं, जिसके बारे में मैं जब चित्त का वेदना चित्तानुपश्चन आएगी उसमें मैं थोड़ा और गहराई में जाऊँगा। लेकिन मैं आपको या मैं खुद जो समझने का प्रयास कर रहा हूँ, हाँ, कि इसका कनेक्शन हम कैसे देख सकते हैं कि जो स्टोर माइंड है, और ये स्टोर एमिगडाला का सेंटर है, कि जहाँ से डर और जहाँ से प्रतिक्रिया जो निरंतर प्रवाहित होती रहती है। थोड़ा भी कुछ आएगा तो तुरंत तो प्रतिक्रिया देगा। जैसे कि अगर आपको बैठे बैठे मच्छर ने काटा
तो तुरंत आपका हाथ जाएगा, क्योंकि वो आपकी जो एमिगडाला जो है वो वहाँ से स्ट्रेस रिलीज कर रही है कि आपको कुछ काट रहा है। और फिर दूसरी बार अगर मच्छर नहीं भी काटेगा फिर भी वो स्ट्रेस रिलीज करेगा, क्योंकि आप पहली जो प्रतिक्रिया में मच्छर था, दूसरी प्रक्रिया में मच्छर नहीं था, लेकिन वो उतने प्रमाण में ही वो स्ट्रेस रिलीज करेगा। पहला तो स्ट्रेस सही था, ठीक है, लेकिन दोबारा आया वाला स्ट्रेस जो है वो हानिकारक बॉडी में वो स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करेगा और पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि मैंने मच्छर के बारे में बताया, ऐसा सभी के बारे में आप देख सकते हैं कि हमारा मन किस प्रकार से ब्रेन के साथ, हाँ, क्योंकि जब हम बुद्धिज्म से या बौद्ध दर्शन से जब हम मन की बात करते हैं तो मन जो है शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ मन है वहाँ शरीर है, जहाँ शरीर है वहाँ मन है। और शरीर जो है मन का ही भौतिक रूप है, याद रखिए, जिसको हम शरीर कहते हैं। भी शरीर में उसमें आपका मस्तिष्क भी आ गया। शरीर भी क्या है? जो चेतना है, मन है, जो अभौतिक है, उसका वो भौतिक रूप है। अगर उस अर्थ से देखा जाए या समझा जाए तो हमें बहुत कुछ सरलता से समझ में आ सकता है कि संस्कार किस प्रकार से कार्य करते हैं जब वो मन के उस पैटर्न में होता है, और वही संस्कार जब ब्रेन के पैटर्न में आते हैं, भौतिक रूप के पैटर्न में आते हैं, तो कैसे वो एक्टिव और रिएक्टिव होते हैं, जो बॉडी के अंदर हमें बीमारी या हमारे मन के अंदर और भय निर्माण करने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। तो उसके भीतर जो रसायन है या सेल्स है उसको न्यूरॉन्स कहते हैं। जो हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं उसको बायोलॉजिकल में सेल्स कहते हैं, पेशी कहते हैं, और जो ब्रेन के अंदर जो सेल होता है उसको न्यूरॉन्स कहते हैं। तो न्यूरॉन्स का जो आकार जो है और हमारे सेल का, बॉडी का अन्य अंगों का आकार है, दोनों में फ़र्क है। अभी उस फर्क में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो न्यूरॉन्स का नेटवर्क है उसको ब्रेन कहते हैं, है ना। ब्रेन के अंदर क्या है, जिसके बारे में हमने जो भी बातें की कि ये फ्रंट है, ये मिडल है, ये एंड ब्रेन है, हाँ, या उसका फंक्शन भी हमने देखा, ये उसका नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन उसके भीतर क्या है, उसके भीतर कितने न्यूरॉन्स है? 86 अरब न्यूरॉन्स से मिलके ये जटिल नेटवर्क बनता है। कितना, इससे भी ज़्यादा हो सकते, जो काउंटेबल न्यूरोसाइंस ने किया है। 86 अरब न्यूरॉन्स। अगर इसकी कल्पना अगर हम करते हैं, जो मैंने सुना है और मुझे याद है कि अगर न्यूरॉन्स को एक से दूसरे न्यूरॉन्स को अगर हम जोड़ लें पृथ्वी से, जहाँ पे आप बैठे हैं, तो वो चांद तक जा सकता है, ठीक है। तो ये न्यूरॉन्स का जो नेटवर्क है वही हमारा ब्रेन का आंतरिक स्वरूप है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा शरीर का स्वरूप क्या है, अनेक पेशियों से बना हुआ नेटवर्क हमारा शरीर है। अगर हम सामान्य शरीर के अंगों की बात करते हैं तो ये न्यूरॉन्स से बना हुआ जो नेटवर्क है वो हमारा ब्रेन है। फिर वो फ्रंट, मिडल और एंड तीनों के पार्ट में वो इसी प्रकार से पूरा जाल बिछा हुआ है। और उस न्यूरॉन्स का जो आकार और उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो उसमें 3 पार्ट्स बताए जाते हैं। मुख्य भाग है जो यहाँ पे ऊपर बताया जा रहा है, ये वाला, ये संकेत देने वाला पार्ट है, और ये तीसरा पार्ट है दूसरे न्यूरॉन्स के साथ में जुड़ने वाला, संकेत भेजने वाला, संकेत प्राप्त करने वाला और संकेत भेजने वाला। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, आपके कानों के जो वाइब्रेशन जो है, या जो एक प्रकार से वो एक प्रोसेस है, वो जो ध्वनि जो है वो इस कान से जा रही है, क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन से जुड़े हुए हमारे नर्व सिस्टम है। अगर नर्व्स यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे तो वो नर्व्स जो है वो न्यूरॉन्स को मैसेज नहीं देंगे। अगर न्यूरॉन्स के पास मैसेज जा रहा है कि आप कौन सा शब्द सुन रहे हैं, क्योंकि न्यूरॉन से जुड़ी हुई जो हमारी नर्वस सिस्टम है, जिसको हम पेशी के साथ में नलिका कहते हैं, या फिर हमारी नर्व सिस्टम जो है, तंत्रिका सिस्टम, तंत्रिका बोलते हैं इसको तंत्र बोलते हैं। और जो पूरे बॉडी के अंदर हर ऑर्गन के साथ में जुड़ी हुई जो उसकी जो नेटवर्क है उसको तंत्रिका कहते हैं। तो तंत्रिका यहाँ पे है कान के इस जगह पे,
जिस जगह से वो मैसेज लेके जा रहा है कि आप ध्वनि सुन रहे हैं, और आपका जो ब्रेन जो है, जिसको फ्रंट ब्रेन कहते हैं, उसको एनालिसिस कर रहा है कि ये शब्द मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि उसके बारे में आपके पास में पहले से जानकारी है, शब्दों में, भाषा में। अगर आपके पास में जानकारी नहीं है, अगर मैं मराठी में बोलूँ तो शायद हिंदी वाले को समझ में नहीं आएगा, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ, अगर जिसको इंग्लिश नहीं आती है, तो ध्वनि तो जा रहा है लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, आपका फ्रंट ब्रेन, आपके पास में उसकी पहले से जानकारी नहीं है। तो ये कैसे घटित होता है? सब सुनना, स्पर्श होना, वेदना होना, ये वेदना का अनुभव है। कोई भी चीज़ हम सुनते हैं, समझते हैं, वो वेदना से शुरू होते हैं, क्योंकि हमारा इंद्रिय और विषय का मेल, अगर बुद्धिज्म के पैटर्न में देखें तो न्यूरॉन्स क्या करता है कि हमारे जो बाह्य जो विषय है या संसार है दूसरी भाषा में, और हमारे इंद्रिय है, उसका जो अनुभव करना, वही अनुभूति है, वही वेदना है। जब दो इंद्रिय और विषय का संपर्क होता है, वही स्पर्श से वेदना उत्पन्न होती है, और वेदना मतलब एक प्रकार से अनुभूति। हाँ, जिस अनुभूति के बारे में हमें अक्सर समझाया जाता है, या हम अभ्यास कर चुके हैं, या थोड़ा कुछ हमें पता है कि वेदना सुखद होती है, दुखद होती है, या तटस्थ होती है, लेकिन वो होती है, लेकिन कैसा मैकेनिज्म है। हाँ, अगर मैकेनिज्म को अगर हमें समझ में आने में अगर हम वीक है, तो वेदना को फिर पूरी तरह से स्वीकार करना भी बड़ा कठिन है। और अगर आप स्वीकार नहीं करोगे तो वेदना तुरंत तृष्णा को प्रतिक्रिया देगी, और तृष्णा में या द्वेष में हम चले जाएंगे। ये ब्रेकिंग पॉइंट है। अगर ब्रेकिंग पॉइंट को ही बुद्ध का मध्यम मार्ग कहा गया है। हाँ, वही से ब्रेक, जब ये चैनल जो चक्र जो है, चक्र को ब्रेक करना ही मध्यम मार्ग है, बुद्ध का मार्ग है, या विपස්සना का मार्ग है। हाँ, अगर चक्र में हम हैं और रहेंगे तो उस चक्र का परिणाम दुख, और दुख के सिवा कुछ नहीं। जितना हम इस चक्र को समझेंगे तो तोड़ेंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं तोड़ेंगे। हाँ, तो सूक्ष्म तरीके से अगर हमारे न्यूरॉन्स जिस प्रकार से एक्टिवेट होते हैं, और न्यूरॉन्स का जो कार्य जो है, जो इसमें बताया गया है, या हमें समझना है कि वो सूचना का आदान प्रदान करना, स्मृति बनाए रखना, और भावनाओं का नियंत्रण करना, ये तीनों प्रकार का काम न्यूरॉन्स का है। आपको बताते हुए मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन जब एक दूसरे को मैसेज देता है, समझे, याद रखिए, देखिए, मैं उंगली की तरफ देखिए, एक ये न्यूरॉन्स एक मैसेज लेके आ रहा है, और ये दूसरा न्यूरॉन्स जो मैसेज लेके आगे कन्वे कर रहा है। इस पहले न्यूरॉन्स के अंदर 10,000 प्रकार का डेटा है, 10,000 प्रकार की सूचना है, लेकिन यहाँ पे हम जागरूक नहीं होने से वो 99% सूचना दूसरा जो उसका न्यूरॉन्स है वो रिसीव नहीं कर पाता है। मतलब हम 99% अज्ञान में रहते हैं, सिर्फ 1% जो है वो दूसरा न्यूरॉन्स उसको उस जानकारी को लेता है, और बाकी के न्यूरॉन्स को उसका पूरा मैसेज कन्वे करता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बुद्ध ने कहा, वो सत्य है, 100% बुद्ध होने का अनुभव है कि दुख आर्य सत्य है। हमने सुना, अभी सुन के हमें वो अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब यह है कि जो हमने सुना है, या सुनने के साथ जो न्यूरॉन्स एक दूसरे को जो मैसेज दे रहे हैं, वो मैसेज 100% कन्वे होने की हमारी जागृति का कहीं ना कहीं अभाव है। और इसलिए बुद्ध को तुरंत सुन के कौंडिन्य अनंत हो गए थे, ठीक है। और उसके बाद में हजारों लोग जो भी बुद्ध के पास में आए, अगर न्यूरॉन्स मैकेनिज्म अगर हम समझे, देखे कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, उसमें न्यूरॉन्स का क्या रोल रहा होगा, तो न्यूरॉन्स का ये रोल रहा होगा, या है, क्योंकि उस मैसेज को उस प्रकार से कन्वे करना जिस प्रकार से हम सुनते, इसलिए तो बुद्ध ने उसको श्रुत में प्रज्ञा कहा है। वो सुनना और श्रुत में प्रज्ञा में फर्क है। हम सुन रहे हैं, श्रुत में प्रज्ञा कहाँ है हमारी? तो श्रुत में प्रज्ञा आएगी कब? कि जब हम जागृति से सुनेंगे, शांत मन से सुनेंगे, उसको जैसा है वैसा देखने का प्रयास करेंगे,
तब जाके श्रुत में प्रज्ञा हमारे भीतर इसी न्यूरॉन्स के जो नेटवर्क के साथ मिलके एक प्रकार से जो हम फ्रंट ब्रेन में हम तर्क करते, वितर्क करते, सम्यक दृष्टि हमारे पास में स्पष्ट दिखने की और उस पर चलने की जो भावना जो है, वो न्यूरॉन्स की जो गतिविधि अगर सक्षम बनती है तो जो हम सोचते हैं सच और झूठ और अच्छा और बुरा, हाँ, उस पर चलने की क्षमता निर्माण करता है, जिसको हम बुद्धिज्म का जो दूसरा जो न्यूरन है, जिसको हम विचिकित्सा कहते हैं, अनिर्णायक मन की अवस्था, ये कैसी होती है, क्यों होती है, कैसी होती होगी और क्यों होती होगी, जबकि हमें सत्य पता है। भी सत्य पता है लेकिन सत्य की जो गहनता है वो पता नहीं है, इसलिए हमारा डिसीजन नहीं हो पाता है। हम निर्णायक नहीं होते, अनिर्णायक रहते हैं बुद्ध के प्रति और खुद के भीतर के बुद्ध के प्रति। और जब अनिर्णायक रहोगे या रहेंगे तो उसमें क्या हो रहा है कौन समझेगा और कौन हमें समझाएगा, तो हमें खुद ही समझना है। क्योंकि अभी तक हमने बुद्धिज्म को या हमारे शिक्षा में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, हमारे जीवन के अनुभव ने भी हमें बहुत कुछ दिखा दिया है कि जीवन क्या है। जिस पे हमने सुख का हाथ रखा है वही सुख नहीं दुख अनुभव होता है, जिसको आपने सुख कहा है वही दुख का अनुभव है। फिर भी हम अवेयर नहीं हो रहे कि ये सुख चाहिए कि मुझे और कुछ सुख ढूंढना है। किसकी खोज कर रहे हैं हम? उसी सुख की जो सुख हमें फिर से दुखी दे रहा है, दुख दे रहा है, दुख दे रहा है, दुख दे रहा है, कि वो दुख से हमें सही सुख की तरफ खोज करनी है। किसकी खोज, किसकी अपेक्षा, किसकी इच्छा? दुख की इच्छा तो दुख ही मिलेगा, और दुख से अगर सुख की इच्छा, तो अगर मार्ग हम उसी सुख का मार्ग अपनाते हैं जिसको हम विपස්සना का मार्ग कहते हैं, तो निश्चित ही हम उस मार्ग पे चल पड़ते हैं, अगर इसको थोड़ा हम उस गहराई में देख पाते हैं, समझ पाते हैं। अभी हम आते हैं डायरेक्ट हमारे ध्यान के अनुभव के साथ। अभी तक हमने देखा कि मस्तिष्क और न्यूरॉन्स और ब्रेन किस प्रकार से काम करता है। अगर हम ध्यान कर रहे हैं, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, तो सही में क्या होता है, जैसे कि कुछ बात मैंने अपने इसमें बताई है कंपेयर करते करते, लेकिन अभी डायरेक्ट हमें देखना है कि ध्यान से इसका क्या संबंध है। अगर हम ध्यान करते हैं, जागरूक हो रहे हैं, या हम कुशल कर्म कर रहे हैं, या हमारी जीवनचर्या अच्छी है, हाँ, सब कुछ सही चल रहा है, तो क्या होना चाहिए? अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब उस करने में कुछ तो भी गड़बड़ है। उसको कौन एनालिसिस करेगा? ऐसा कौन सा रिपोर्ट है, और कौन सा रिपोर्ट आप निकालोगे आपको पता चलेगा कि आपका, हमारा, मेरा आचरण, आपका आचरण, हाँ, उस शुद्धता की तरफ इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि इस जगह पे कहीं ना कहीं ब्रेक है। हाँ, यहाँ पे कुछ असर नहीं हो रहा है, इसलिए हमारी रिपोर्ट में भी वो नेगेटिव पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। एक जानकर आपको आश्चर्य होगा, जब हम मेडिकल साइंस में या मेडिकल जब रिपोर्ट लेते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव दो वर्ड्स यूज़ किया जाता है कि मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आया, मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया। लेकिन वही नेगेटिव एंड पॉजिटिव जब आप आध्यात्मिक जीवन में देखते हैं, आपके आचरण में देखते हैं, तो पॉजिटिव उससे रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव वैसा ही नहीं होता है जैसे ब्लड में रिपोर्ट में पॉजिटिव एक प्रकार से खतरा है और निगेटिव अच्छा है। हाँ, हम अपने आध्यात्मिक या रोज के जीवन में जो निगेटिव होता है वो बुरा है, उसको हमें छोड़ना है, उसका हमें त्याग करना है, और जो पॉजिटिव है उसका हमें विकास करना है, डेवलप करना है। तो देखिए कि उस शब्द का इस्तेमाल वहाँ पे किस अप्रोच से, किस उद्देश्य से हो रहा है, और वही शब्द जब हम हमारे आचरण में देखते हैं, हमारे ध्यान में देखते हैं, तो उसका पॉजिटिव और निगेटिव, हाँ, इसका मतलब सही में इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इफेक्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब ध्यान हमारा सही नहीं है। इसलिए इफेक्टिव ध्यान की तरफ हमें आगे जाना है, ध्यान की तरफ नहीं। ध्यान तो ज़रूर करना है, लेकिन उसका इफेक्टनेस क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, क्या उसको मैं समझ रहा हूँ, क्या मैं देख पा रहा हूँ क्या। और देखने का विधि यही है, अगर हम मस्तिष्क के कुछ बातों को समझ के अगर हम उसका वेरिफिकेशन या उसको जानने का और उसका उपयोग करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही हमारे ध्यान के अनुभव के स्तर को हम पहचान पाएंगे। तो नियमित ध्यान करने से ये होता है कि हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है।
न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब यह है कि आपके भीतर जो ग्रहणशीलता जो है, क्योंकि हम इतने रिजिड है, इतने ऑर्थोडॉक्स है, और उसका परिणाम हमारे ब्रेन में होके ब्रेन में सिकुड़ जाता है। आप देखिए, जितना इंसान सिकड़ा हुआ रहेगा, मर्यादित रहेगा, ऑर्थोडॉक्स रहेगा, या नित्य आइडियाज़ में फंसा रहेगा, तो उसका ब्रेन भी छोटा और संकुचित होने लगता है। और न्यूरोसाइंस ये भी कहते हैं कि धीरे धीरे ब्रेन के जो सेल्स जो है मरने लगते हैं, न्यूरॉन्स डेथ होने लगते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? आपके ध्यान से न्यूरोप्लास्टिसिटी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और उसमें रिसर्च किया गया कि फ्लेक्सिबिलिटी आने से हमारा ब्रेन क्या होता है? एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड होता है, जिसका जो आकार जो है, जो सामान्य आकार है, वो आकार में बदलाव आने लगता है। ये इसका एक प्रकार से हमारे मस्तिष्क पे होने वाला जो परिणाम जो है। और दूसरा है जो एमिग्डाला शांत होने लगता है, जैसे कि हमने कहा कि वो डर का केंद्र है, डर शांत होने लगता है, प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है, और जैसे जैसे प्रतिक्रिया में धीमी हो जाती है, वैसे वैसे हम अपने जीवन की सत्यता को, फिर वो सुखद हो, सुख को भी हम स्वीकार करते हैं, दुख को भी स्वीकार करते हैं। सामान्य जीवन में हम दुख को स्वीकार नहीं करते, सुख को ही स्वीकार करते। जब प्रतिक्रिया में हम आते हैं तो सुख को स्वीकार करते, दुख को स्वीकार नहीं करते। लेकिन प्रतिक्रिया देने का मन जैसे कि हम बचपन में होते हैं, छोटे होते हैं, तो हम हमेशा प्रतिक्रिया में रहते। लेकिन थोड़ा समझदार होते हैं तो बच्चे के साथ जब आप खेलते हैं तो आप प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि आपको पता है कि वो खेल है, उसमें आप ना गुस्सा करोगे, ना उसको आपको ऐसा लगेगा कि मैं हार गया हूँ, या फिर आप उस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दोगे, क्योंकि अभी आपका मन उस खेल के साथ समझदार हुआ है। तो ये समझदारी जो है, यही विपस्सना है। और समझदारी के साथ अगर हम अपने एमिग्डाला को देखते हैं तो निश्चित ही है उसकी जो शांत होने की प्रक्रिया एक प्रकार से हमारे लिए बेनिफिट है। जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो सामने वाला, जो तर्क करने वाला, जो डिसीजन लेने वाला जो हमारा ब्रेन है, वो और मजबूत होता है। हमारा डिसीजन एकदम परफेक्ट होता है, भले छोटा डिसीजन हो, लेकिन उसमें एक क्षमता आती है, मजबूती आती है। और मजबूती के साथ हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे वो ध्यान के उस अनुभव के आधार पर हमें मदद करता है। अभी आप देखिए इस स्लाइड को, जैसे कि सुभाष जी ने कुछ सवाल किया था ब्रेन मस्तिष्क संस्कार को लेके। तो यहाँ पे हमें ब्रेन को हम जितना समझना है, इसका मतलब ये नहीं समझना कि ब्रेन मन है, ठीक है। उसका इम्पोर्टेंट और उसका फंक्शन मन के साथ जुड़ा हुआ है और उसके जैसा ही है, लेकिन जैसा होना मतलब वही होना नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं कि आपका चेहरा मेरा जैसा, मेरा चेहरा एक जैसा है, लेकिन एक जैसा कहने में इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक ही है। कभी कभी हम बहुत संभ्रमित हो जाते हैं कि एक जैसा ही मतलब वैसा ही होगा। शब्दों के इस जाल से बाहर आइए। एक जैसा मतलब उसके जैसे कुछ सिमिलरिटी है, कुछ, लेकिन जो अलग है वो अलग ही है। उसकी क्षमता भी अलग है। ब्रेन की क्षमता वो नहीं है कि जो मन की क्षमता है। तो वहां से फिर संस्कार का जो एक प्रकार से जो स्तर है, या उसका जो व्याप है, या उसका जो आकार है, या उसका जो एक रंग रूप, या उसकी जो एक पहचान है, वो पूरी तरह से ब्रेन से एकदम स्ट्रक्चर में और उसके पूरे संभावना में ये दूसरी दिशा में चला जाता है, हाँ, जिसको हम मन कहते हैं। और इसलिए यहाँ पे कुछ बातें इसमें बताई गई है कि स्वरूप के रूप में ब्रेन जो है भौतिक है, और मन जो है वो मेंटल, अभौतिक है, ऊर्जा से भरा हुआ है, जिसको हम चेतना कहते हैं। अगर ये भेद अगर हम समझ के अगर ब्रेन और मन को समझे, तो मुझे लगता है कि कभी भी हम ब्रेन को समझने में और मन को समझने में हम गलतफहमी या असमंजस्य में नहीं रहेंगे। नहीं तो फिर हमेशा ऐसा ही लगेगा कि ये एक जैसा ही है और एक ही है, तो कैसे उसको अभ्यास करें। दूसरा है कि उसकी जो दृश्यता जो है, मस्तिष्क को जिसको हम ब्रेन कहते हैं, उसकी सर्जरी की जाती है, एमआरआई की जाता है, उसको चित्र में या इसमें देखा जा सकता है, जबकि मन को ऐसा देखा नहीं जा सकता है। तो उसको अनुभव किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जाता है।
हाँ, तो ये दृश्यता जो है उसका जो एग्जिस्टेंस जो है उसको हमें ध्यान में रखना है। स्थान के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो खोपड़ी में है, जिसको खोपड़ी कहते हैं, हाँ, उसका निश्चित स्थान है, जबकि मन का कोई निश्चित स्थान नहीं है। वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और बाल में भी है, खाल में भी है, या नीचे तक जितने भी हमारे, और बाहर भी है। एक्सपैंड होता है जब आप किसी विषय को, आँख यहाँ पे है, विषय वहाँ पे है, तो वहाँ तक आपका मन चला जाता है इंद्रियों से। इतना ही नहीं, जब हम मन को 6 इंद्रिय में देखते हैं, तो भले ये इंद्रिय, हमारा मन यहीं पे है इसी शरीर में, लेकिन उसके धर्म से वो किसकी भी कल्पना कर सकता है। सूर्य की कल्पना कर सकता है, तारे की कल्पना कर सकता है, भूतकाल में जा सकता है, भविष्य में जा सकता है। तो उसके स्थान का कोई निश्चित स्थान नहीं है। तो इस प्रकार से मन को हमें समझने की जरूरत है। उसकी संरचना देखा जाए तो संरचना में ब्रेन में न्यूरॉन्स है, कोशिका है, जबकि हम अगर मन की बात करें तो उसमें विचार है, भावना है, स्मृति है, संस्कार है। जिसे अभी सुभाष जी ने कहा कि संस्कार का क्या वजूद है ब्रेन में, तो ब्रेन में जो वजूद है न्यूरॉन्स के साथ में, उसका नेटवर्क के साथ वजूद है। लेकिन वो संस्कार ब्रेन के साथ तब तक ही है जब तक वो जीवित है, या उसका कनेक्शन तब तक ही है। फिर वहाँ से सेल्फ कनेक्शन या नेक्स्ट लाइफ के साथ में कंटिन्यू जाने वाला जो कनेक्शन जो है वो मन का है, ब्रेन का नहीं। तो इस प्रकार से हमने ब्रेन को और मन को अलग अलग करके हमें समझने की ज़रूरत है। हाँ, अभी हम थोड़ा, हमारे पास समय है, तो जिस आज सुबह हमने जो शरीर की और वेदना को देखते हुए जो हमने अभ्यास किया है, तो उस वेदना से शरीर में या ब्रेन में क्या होता है। हाँ, यहाँ पे जो इंसुला नाम का यहाँ पे एक अंग होता है ब्रेन के अंदर, जो आंतरिक संवेदना को महसूस करता है। यहाँ पे हम आ रहे हैं संवेदना को लेकर। आजकल आपने सुना होगा इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसी इंटेलिजेंस अभी तक बुद्धि में थी, विचारों में थी, वही अभी इमोशन के अंदर कैसी होती है और होने की ज़रूरत है, जिससे हम अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं। अगर इमोशंस की बुद्धिमत्ता को अगर हम नकारते हैं तो हमारी इमोशंस किसी भी दिशा में जाएगी, कुछ भी सोचेंगे और करेंगे, और हम कभी भी अपने इमोशंस से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। और इसलिए आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म साइकोलॉजी में या न्यूरोसाइंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ही है अवेयरनेस। जैसे हमने शरीर को देखने के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था, इंट्रोस्पेक्शन अवेयरनेस, ये न्यूरोसाइंस का वर्ड है, और वो वहाँ पे उस प्रकार से अभ्यास करवाया जाता है कि हम अपने इंट्रोस्पेक्टिव अवेयरनेस से हम ब्रेन को कैसे सशक्त कर सकते हैं, पावरफुल कर सकते हैं। इस प्रकार का अभ्यास किया जाता है, और वही अभ्यास हम आनापानसति में या अपने अवेयरनेस प्रैक्टिस से करते हैं। जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हाँ, जिसको इंसुला इस भाग के नाम से जाना जाता है, ये वेदनाओं को महसूस करने वाली ये जगह है जो ब्रेन के अंदर। शोध बताता है कि वेदनानुपश्यना के अभ्यास से इंसुला अधिक कुशल बनता है। बस अगर यहाँ पे वेदनानुपश्यना का अभ्यास नहीं है, या मैत्री भावना का अभ्यास नहीं है, या शुद्ध जो भी आचरण है अगर उसकी कमी है, तो ये इंसुला जो है अकुशल या असक्रिय रहता है, और अपनी वेदना के साथ में वो बह जाता है। डर आएगा तो डर के साथ चला जाएगा, चिंता आएगी तो चिंता के साथ चला जाएगा। हाँ, ऐसे जितने भी भावनाएं जो अशुद्ध भावना है, हाँ, या अच्छी भी भावना है, उसको समझ में नहीं आएगा, प्रेम करना भी समझ में नहीं आएगा, वो प्रेम में बह जाएगा। अच्छा हो या बुरा हो, उसमें उसकी सतर्कता नहीं होने की वजह से, इसलिए इमोशनल के साथ में इंटेलिजेंस शब्द जुड़ा हुआ है। हाँ, इमोशंस तो हमारे दोनों प्रकार की इमोशंस हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं, हाँ, सुखद दुखद या अच्छी या बुरी,
लेकिन अगर उसमें इंटेलिजेंस का प्रमाण कम है, अवेयरनेस का प्रमाण कम है, उसको समझने का, समझदारी का प्रमाण कम है, तो ये इंसुला एक गलत डायरेक्शन से हमारे लाइफ में काम करता है। जितने भी हमारे इमोशनल्स इशू है, फिर वो हमारे रिलेशनशिप में हो या हमारे मेंटल कुछ बिहेवियर में हो या किसी भी प्रकार से हम अपने शरीर और मन को देखते हैं, तो इसमें ये इमोशंस का जो रोल जो है, जैसे कि हमने डर के बारे में देखा अमिगडाला, हम इमोशंस के बारे में देखा। ये शब्दों को थोड़ा याद भी रखिए, समझिए और उसके जगह को और उसके फंक्शन को इतना कम से कम समझने का और याद रखने का प्रयास करिए। जो मैंने पीपीटी दिया है उसको भी थोड़ा एक बार आप रीड कर सकते हैं। भले आपको पूरी तरह से ब्रेन साइंस या न्यूरो साइंस पता नहीं चलेगा, कठिन है, बिल्कुल कठिन है, क्योंकि उसके जो टर्म है उसका स्टडी है, एक प्रॉपर तरीके से साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट ही करते हैं और उसी का उसमें वो परफेक्ट होते हैं। लेकिन हमें परफेक्ट नहीं होना है, हमें सिर्फ अपनी जानकारी के लिए थोड़ा उसका हमारे मेडिटेशन के साथ, विपස්සना के साथ, हाँ, जो बातें कनेक्ट है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने ध्यान की गहराई को और अच्छी तरह से समझ सकें। और यही संवेदना जो विपස්සना के माध्यम से हमने आज थोड़ा देखने का प्रयास किया, कल की साधना में हम थोड़ा उसको और गहराई में देखेंगे। एक एक सुखद, दुखद और तटस्थ तीनों प्रकार की वेदनाएं कैसे उत्पन्न होती है, कैसे हमें अपने ब्रेन में, बॉडी में इम्पैक्ट करके मन को किस प्रकार से डायरेक्शन देती है अच्छे की तरफ जाने का या बुरे की तरफ जाने का। तो हमें अच्छे की तरफ न जाते हुए बुरे की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अगर बुरे में से अगर हम अच्छे की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, तो वो दोनों वेदनाएं जो है, सुखद और दुखद, अच्छी बुरी, कुशल अकुशल के तौर पे उसको हम देख सकते हैं। तो उस सभी वेदनाओं को हम कल के इसमें समता भाव से देखने का हम प्रयास करेंगे। और उसमें जो आने वाली जो अनुभूति जो है वो वही है जो हमें अनुभूति सांस को देखने में आती है, वही अनुभूति जिसको हम अनित्य, अनित्य और अनित्य, इनपरमानेंस, इनपरमानेंस, इनपरमानेंस। हाँ, अगर इन शब्दों को हमने अनेकों बार सुना है, पढ़ा है, अभी हमें महसूस करना है। उस महसूस होने के साथ उसका आनंद लेना है, एक प्रकार से औषधि के रूप में, एक प्रकार से एक मित्र के रूप में, एक प्रकार से एक नए जीवन का जो आनंद जो है इसी में है। अगर हम सही में अगर अभी तक आनंदित नहीं है, सुखी नहीं है, इसका कारण ये नहीं है कि हमारे पास में आनंद और सुख का अभाव है। इसका कारण ये है कि हम अपने जीवन के सत्यता को गलत दृष्टि से देख रहे हैं, मिथ्या दृष्टि से देख रहे हैं। और सत्य दृष्टि यही है जो हमें बार बार सुनने में, पढ़ने में और हमारे अनुभव में भी आ चुकी है। अगर हम इतने वयस्क हुए हैं, समझदार हुए, अभ्यास किए हैं, तो निश्चित ही हम भी कहीं न कहीं समझदार हुए हैं। लेकिन उस समझदारी को और प्रैक्टिकल और अनुभव के तौर पे उसकी अनित्यता को हमें समझना है। वही हमारा मार्ग है, वही हमारा मित्र है। एक शब्द मुझे बचपन में याद आता है, आनंद कौशल्याना को आपने सुना होगा, उनकी किताबें भी पढ़ी होंगी। उन्होंने अपने बारे में एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। तो उन्होंने एक शब्द में लिखा कि मैं अनित्य हूँ, मेरा अस्तित्व अनित्य है। अभी ये गहरा अनुभव उनके शब्दों में मुझे तब पढ़ा हुआ अभी भी याद है, और मैं उस बात को मेरे भीतर महसूस कर रहा हूँ। और आप सभी के भीतर वही सत्य है, और उसी सत्य से ही हम बच सकते हैं, दुख से बच सकते हैं और किसी भी दुख से लड़ सकते हैं। बच भी सकते हैं, लड़ भी सकते हैं और मुक्त भी हो सकते हैं। तीनों बातें एक ही सत्य के साथ जुड़ी हुई है, अगर हम अनित्यता को जितना हो सके गहराई में महसूस करें और देख पाए। तो ये आपके 5 सवाल है। वेदनानुपස්සना का लक्षण क्या है, विपස්සना के अनुसार वेदनाएं कितने प्रकार की है, समता से आप क्या समझते हैं, संवेदना को, अनित्य को आप क्या अर्थ लगाते हैं, हाँ, मस्तिष्क में किस प्रकार से इसका प्रभाव होता है। तो ये 5 क्वेश्चन को आपको प्रयास करना है। हाँ, एक एक सेंटेंस में ही लिखे, ज़्यादा ना लिखे, ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। भले वो आप लिखने के बाद सवाल का जवाब कुछ सही हो सकता है, सही नहीं भी हो सकता है, उसकी चिंता ना करें, लेकिन ज़रूर समझने का प्रयास करें कि सवाल के जवाब आपके पास में ही है, अगर आपने ध्यान से सुना है उसमें, या आपके पास में जो पीपीटी भेजी जाएगी उसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे अपनी बात को थोड़ा 5 मिनट लेट हो ही गया है मेरी तरफ से।
तो मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देता हूँ और अपने मस्तिष्क को, अपने शरीर को और विपश्यना साधना को हमें समझने का बार-बार प्रयास करना है। कल के सत्र में फिर से हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे बात मेरी पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, साधुवाद। थैंक यू वेरी मच। साधुवाद, बहुत अच्छा। ये तो रिकॉर्डिंग की बात जो रहती है, ध्यान के बाद समय नहीं रहता, कम समय ये रहता है। और ये पहले क्लास 2 घंटे की होती थी, अभी ये इसमें आपने इस बार नया ये किया है, 1 घंटे की क्लास रहती है स्टडी। तो उसमें कोई भी संभ्रम होते हैं उन्हें दूर करने में बाकी जो पार्टिसिपेंट है, मैं क्षमा के साथ कहता हूँ कि उन लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन जबकि ये स्पष्टता तो हर एक की आवश्यकता है ना। अगर स्पष्ट